Hello students, from today we will discuss important and selective questions of IAS, HAS. इसमें जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, it is all about Indus Valley Civilization. The question is, regarding the Indus Valley Civilization, consider the following statements. अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में है और नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनके बारे में गौर करना है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. मतलब पहला ऑप्शन ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे क्या था, एक सेकुलर वो मतलब सिस्टम इंट्रोड्यूस था। वहाँ पे कोई धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। भले ही वहाँ पे हमारे को क्या है एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे मदर गॉडेस का एविडेंस मिला है, जैसे हमारे को प्रोटो शिवा का एविडेंस मिला है, ठीक है, या वो वेजिटेशन वगैरह की पूजा करते थे, बर्ड्स की करते थे, लेकिन सोसाइटी के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। और दूसरा इसमें आपका जो ऑप्शन है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अबव इज करेक्ट। तो इसमें मतलब जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑल अबाउट द कॉटन के बारे में है। और मैंने आपको जब क्लास में ये बताया था कि जो कॉटन है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रोन बाय द पीपल ऑफ IVC। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो ग्लोबल लेवल पे किसके लिए जाने जाते थे, कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे। और ऐसा भी कहते हैं कि उनका जो मेसोपोटामिया है, ईरान है, या मतलब आपका यूनान हो गया, तो वहाँ के लिए भी वो क्या करते थे, अपने कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हमारे को ये पता लगता है ये जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसमें ए में दिया गया है कि 1 ओनली, बी में दिया गया है 2 ओनली, और सी में दिया गया है बोथ 1 and 2, एंड डी में नाइदर 1 nor 2। तो इसमें आपका जो आंसर है, आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई वहाँ पे एक सेकुलर मतलब इन्वायरमेंट प्रिवेलेंट था। भले ही वहाँ पे क्या था, लोग रिलीजियस थे क्योंकि उन्होंने टेम्पल्स वगैरह भी बनाए थे, आइडल वर्शिप भी थी, लेकिन फिर भी उसका सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि उसमें मतलब लो और हाई वाला कंसेप्ट नहीं था। उसमें हमारे को ये पता लगता है उनके जो हाउसेज थे, हाउसेज में कहीं डबल स्टोरी थे, कोई सिंगल स्टोरी थे, वो साथ साथ बने हुए थे। उससे भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। इस तरीके से हमारे को पता लगता है कि इसमें क्वेश्चन में आपके दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है, उन वहाँ के लोगों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपका 2013 में आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास जो नीचे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनके पास क्या थे, बहुत बड़े पैलेसेस यानी कि महल थे, या फिर टेम्पल्स या मंदिर वगैरह थे। तो ऐसा तो नहीं था, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और दूसरा जो आपका इसमें स्टेटमेंट दी गई है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़। तो दोनों मतलब मेल और फीमेल डाइटीज़ की इंडस सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते थे। ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हमारे को मोस्टली जो आइडल्स मिली है वो मिली है मदर गॉडेस की, ठीक है। वो हमारे को मोहनजोदड़ो में भी मिली है, हड़प्पा में मिली है, लोथल में भी मिली है, कालीबंगा में मिली है। और दूसरा हमारे को जैसे मेल डाइटीज़ का भी हमारे को जिक्र मिलता है, जैसे हमारे को प्रोटो शिवा की हमारे को एक इमेज मिलती है 3 हेडेड की, जिसमें शिवा के हॉर्न बने हुए हैं और चारों तरफ से वो एनिमल से घिरा हुआ है, जिसमें कि आपका बफलो भी है, टाइगर भी है, ठीक है, और इसमें आपका एलिफेंट भी है, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल्स है वो उसमें दिए गए हैं। तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि मेल और फीमेल डाइटीज दोनों की पूजा उस एज में होती थी। तीसरा इसमें आपका है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन द वॉरफेयर। वो मतलब युद्ध में क्या करते थे, मतलब घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का यूज़ करते थे। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो आर्यन लोग थे वो आपका घोड़े या काऊ से वो फेमिलियर नहीं थे, ठीक है। घोड़े या हॉर्स या काऊ की अगर मैं बात करता हूँ, उनको इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, आर्यंस ने। उन्होंने ही वॉरफेयर में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या था कि हॉर्स ड्रीवन जो चैरियट्स है उनका यूज़ किया था, और जिससे वो जीत गए थे। और तो इस तरीके से हमारे को ये स्टेटमेंट
हम तीनों देख रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही नहीं लगती है। तो इसमें आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, नीचे आपके पास कोड दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है उसमें 1 और 2 ओनली दिया गया है कि भाई आपका पहला और दूसरा सही है। बी वाले में 2 ओनली है, तीसरे वाले में 1, 2 और 3 दिया गया है, और डी वाले में दिया गया है नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इसमें आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, दैट इज आपका ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, ये बिल्कुल सही है। ऊपर वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब इनकन्क्लूसिव है, ठीक है, और नीचे वाला तो है ही नहीं, मतलब हॉर्स का उन्होंने यूज़ किया ही नहीं था। तो इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन आएगा बेस्ट ऑप्शन इज बी, तो इसमें 2 ओनली आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। ये आपका पैलियोलिथिक एज, उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहली जो स्टेटमेंट है, द ओल्ड स्टोन एज साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज, ठीक है, कि भाई आपका जो ओल्ड स्टोन एज की जो मोस्टली जो साइट्स है वो आपका कहाँ पे थी, जो वाटर सोर्सेज है या वाटर बॉडीज़ कोई भी ले लो आप, पॉन्ड है, कोई आपका झील है, कोई रिवर है, उसके आसपास थे। दूसरी इसमें स्टेटमेंट है, सेवरल रॉक्स शेल्टर्स एंड केव्स वर नॉट यूज्ड बाय द पैलियोलिथिक पीपल्स। अब ये बात सही है कि वो केव्स भी यूज़ करते थे, हॉलो ट्री ट्रंक का भी यूज़ करते थे, बट आपका सभी कौन को यूज़ करते थे वो लोग, दे मोस्टली लिव्ड इन हट्स मेड ऑफ लीव्स। तो ये इसमें एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ हद तक ये सही लगती है, पहली वाली भी सही है। तीसरी है, दे यूज्ड स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स एंड फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स बट हंटिंग वॉज एन इंडिविजुअल फेयर। अब देखो उसमें ये लिखा हुआ माइक्रोलिथ, आपने इस चीज़ को याद रखना है, माइक्रोलिथ इज द स्पेशल फीचर ऑफ मेसोलिथिक एज। मतलब कहने का ये था, अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो उसमें जो स्टोन्स थे, उसका जो स्टोन जो टूल्स थे उनका जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन मेसोलिथिक एज में वो आपका स्टोन टूल का जो साइज़ है वो कम हो गया था, दैट वाज अबाउट 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के करीब हो गया था, और उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। तो ये माइक्रोलिथ आपका किसकी फीचर है, ये आपका पैलियोलिथिक ही नहीं है, दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ मेसोलिथिक एज। ये भी आपका स्टेटमेंट इसमें आपका सही नहीं है। और ये जैसे हंटिंग के बारे में कि इंडिविजुअल अफेयर भी वो नहीं था, हम ये नहीं कह सकते, वो तो सभी के लिए ही था क्योंकि अभी भी उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी, आपका ये मैं कह सकता हूँ हंटिंग हो गया, फूड गैदरिंग हो गया। फिर आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया आर भीमबेटका, आदमगढ़ हिल एंड कोरनूल। तो इसमें आपका ये सही है, जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था भीमबेटका के बारे में, ये इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, या आदमगढ़ के बारे में, या कोरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे जो हमारे को केव्स मिली है उनका पैलियोलिथिक एज से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो आपका केव्स है दे आर रिलेटेड टू मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक। तो इसमें आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आपका ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है माइक्रोलिथ हो गया, जो कि स्पेशल फीचर किसकी थी, मेसोलिथिक एज की, और दूसरा आपका जो नीचे वाला है भीमबेटका, आदमगढ़ और कोरनूल, ये भी आपका इससे रिलेटेड नहीं है पैलियोलिथिक एज से। तो इसलिए आपका इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आयरन एज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और द क्वेश्चन इज द आयरन एज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब जैसे मेगालिथ्स है, मेगालिथ्स क्या है, लगभग आज से 3-4 हज़ार साल पहले हमारे को क्या है, साउथ इंडिया में कुछ हमारे को ग्रेव्स मिली है। तो उन ग्रेव्स के ऊपर क्या होता था कि बड़े बड़े स्टोन रखे जाते थे और उसको मेगालिथ्स कहा जाता था। तो अब इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं कि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है द बरियल्स पिट्स वर कवर्ड विद मेगालिथ्स लार्ज स्टोन्स, सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया। ठीक है, कि मतलब हमारे को आपको बड़े पिट्स मिले हैं जो कि स्टोन, बड़े स्टोन से कवर किए गए हैं, और
ये मेनली हमारे को साउथ इंडिया में मिले हैं, नॉर्थ इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं था। बी ऑप्शन में है द प्रैक्टिस ऑफ ट्विन बरियल वॉज प्रोमिनेंट इन द सदर्न पेनिनसुला। ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि हमारे को सती सिस्टम के एविडेंस यानी कि आपका मेल और फीमेल को बरी करने के जो एविडेंस है वो साउथ इंडिया में नहीं मिले हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे J&K है, J&K के बुर्ज होम में हमारे को एविडेंस मिले हैं, या लोथल में हमारे को सती सिस्टम के एविडेंस मिले हैं, यानी कि वहाँ पे मेल और फीमेल को बरी किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बरियल वॉज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ रीबर्थ एंड हेंस सेलिब्रेटेड। तो इसमें आपका जो ये मेगालिथ वाला कंसेप्ट था, इसमें जो रीबर्थ वाली बात नहीं थी, ये वाला कंसेप्ट आपका कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में था। तो अब इसमें लेकिन आपके इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन आपका ए वाला है, यानी कि द बरियल पिट्स वर कवर्ड विद मेगालिथ्स, यानी कि लार्ज स्टोन से, और मेनली आपका कहाँ पे है, ये साउथ इंडिया में ये कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोर्ट सिटी ऑफ हरपन कल्चर दैट इज लोथल। तो अब ये क्या, ये स्टेटमेंट मतलब सही है या गलत है? लोथल के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें वैसे करवाई हुई है, आपने देखी होगी वीडियो में। तो इसमें जैसे ए ऑप्शन दिया गया है, लोथल वॉज फाउंड इन द अर्ली हरपन स्टेज। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे को सही नहीं लगती है, क्योंकि उसकी जो खोज है वो काफ़ी बाद में की गई है। बी ऑप्शन है, लोथल वॉज सराउंडेड बाय अ मैसिव ब्रिक वॉल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने इसमें मतलब क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है, इसके जो एविडेंसेस है वो हमारे को लोथल में मिले हैं, और इसके अलावा जो डॉक यार्ड है दैट वाज मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, तो उसके एविडेंस हमारे को लोथल में मिले हैं। सी ऑप्शन है, लोथल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ट्रेड विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसमें आपका ये मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड चलता था वो आपका कहाँ से चलता था, लोथल से, ठीक है। अब डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ये वाला तो गलत है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ये दोनों आएंगे, यानी कि बी एंड सी। तो राइट आंसर इज बी एंड सी, डी ऑप्शन इसमें आपका आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोस्टुलेटेड कॉजेज फॉर डिक्लाइन ऑफ हरपन कल्चर। ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग जरा गलत हो गई है, तो यहाँ पे आपका आएगा हरपन। ये हरपा के बारे में बात की गई, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। अब हरपन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे हमारे जो हरपन सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कैसे मतलब वो खत्म हुई है, कैसे उसका फॉल हुआ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दैट इज रेकरिंग फ्लड्स एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स पोर्ट्रेइंग एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। पहला इसमें जो कॉज है वो किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि भाई उसमें आपका बार बार फ्लड्स भी आती रही, क्योंकि मोस्टली आईबीसी के जो आप सेंटर्स है वो चाहे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ठीक है, या आपका कालीबंगा है, मोस्टली मतलब कोई ना कोई रिवर बैंक में स्थित थे। तो अब क्योंकि उस जमाने में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती होगी, और बाढ़ की वजह से वो जो गांव के गांव हैं वो आपका क्या कर जाते होंगे, बह जाते होंगे। और दूसरा इसमें क्या है कि भाई ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, जैसे आपका जैसे सरस्वती नदी का या घग्गर का जो सूख जाना है, वो भी इसमें कॉज हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो नदियाँ सूख गई हो। तो ये भी मतलब कॉज हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल का, ठीक है। दूसरा इसमें कॉज है डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आईवीसी के जो लोग थे उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाज ट्रेड। ये हमारे को कैसे पता लगता है, ये हमारे को पता लगता है जब हम आईवीसी की एक्सकेवेशन जिन जिन सेंटर में की गई है वहाँ पे हमारे को क्या मिली है, ग्रेनरीज यानी कि स्टोर हाउसेज मिले हैं। तो वो रिपीटेडली अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, सॉइल की कहीं ना कहीं फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। बट ये दोनों आपका उसमें उतना मतलब ऑथेंटिकेटेड कॉजेज इसके फॉल के नहीं हैं। सी ऑप्शन में हमारे को पता लगता है इन्वेजन्स बाय आर्यंस विद सुपीरियर वॉर स्किल्स एंड वेपन्स। अब जो आर्यंस थे अगर हम उनको आईबीसी से कंपेयर करते हैं
तो हमारे को पता लगता है कि वो कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थे, कहीं ज़्यादा एग्रेसिव थे, और इसके अलावा उनके जो वेपन्स थे IBC के लोगों से कहीं ज़्यादा सुपीरियर थे। वॉरफेयर में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या था, इंडिया के अंदर जो हॉर्स है वो आर्यंस ने ही यूज़ किया था। तो आर्यन का जो इन्वेजन है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, सबसे ऑथेंटिक कॉज है किसका, फॉल ऑफ हरपन कल्चर या इंडस सिविलाइजेशन। फिर डी ऑप्शन दिया गया है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर प्रोबेबल थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हरपन कल्चर। तो इसमें मतलब भी वैसे तो अगर हम देखें, अगर हम कॉज की बात, ये सारी थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं आपका सही लगती है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे जैसे फ्लड भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका फायर भी मैंने डिस्कस किया था, या आपका चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर वो भी एक इसमें कॉज था, ठीक है, तो आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक वो भी एक कॉज था। तो यहाँ पे क्योंकि रिवर की बात की गई है या फ्लड्स की, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स की बात की गई है, और इसके अलावा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये भी एक कॉज हो सकता है। ये भी अनडाउटेडली आपका जो इन्वेजन ऑफ आर्यन था ये भी एक फॉल का कॉज था हरपन कल्चर का। और ऑल ऑफ द एबव प्रोबेबल थ्योरीज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हरपन कल्चर, तो ये आपका इसमें डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, यानी कि तीनों ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 किससे रिलेटेड है, द धर्मा एंड द रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एक तो धर्मा की बात की गई है और दूसरी की गई है रीता की बात। रीता वैसे लिटरली क्या होता है, एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है और सभी इसको मानते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिंपल टर्म में बात करता हूँ कि अच्छे काम के लिए मतलब प्रयास करना ही मतलब उनका मूल लक्ष्य होता था। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट 1 है इसमें दिया गया है, धर्मा वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ओब्लिगेशंस एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू द अदर्स। मतलब आपका जो धर्मा था वो किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति के जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उससे रिलेटेड था, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है, रीता वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सल एंड ऑल इट कंटेन्ड। तो इसमें आपका क्या था, मोरल जो लॉज थे जो सोसाइटी के लिए बने हुए थे, यूनिवर्स के लिए बने हुए थे, उनका पालन करना ही क्या था, रीता यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, क्या 1 ओनली है, 2 ओनली है, सी बोथ 1 and 2 है, नाइदर 1 और 2। तो इसमें आपका कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, ये आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया गया है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरीली ऑफ। अर्ली वैदिक एज के जो आर्यंस है उनके रिलीजन की बात करें, वो मूलतः किससे रिलेटेड था, ठीक है, क्या वो भक्ति से रिलेटेड था, क्या वो इमेज वर्शिप एंड यजना से रिलेटेड था। ये भक्ति से तो नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति को उन्हें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, वो लोग बड़ी सिंपल थी उनकी रिलीजियस लाइफ। क्योंकि आर्यंस ने क्या किया था, कोई भी उन्होंने मंदिर नहीं बनाया था, वो लोग खुले में जाके क्या करते थे, यज्ञास करते थे। और इसके अलावा जो इमेज वर्शिप है, आइडल वर्शिप, ये भी आर्यंस ने शुरू नहीं की थी। तो सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास। तो ये तो सही था, आर्यंस लोग क्या करते थे, जो नेचुरल जो फोर्सेस थी उनकी पूजा करते थे एज गॉड, जैसे वरुणा हो गया जल देवता, ठीक है, अग्नि देवता, ठीक है, कोई सन हो गया, पुरुषा, सवित्रु हमारे को जिक्र मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है डी, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, नेचर वाली ठीक है, भक्ति वाला वहाँ पे कंसेप्ट नहीं था। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास, ठीक है। मतलब कहने का नेचर एंड यज्ञास में ये भी कह सकता हूँ कि अगर हम इसमें अर्ली वैदिक एज में देखेंगे तो उन्होंने कोई भी मंदिर नहीं बनाया था, वो सिर्फ नेचुरल जो डाइटीज़ थे, कोई इंद्रा हो गया, कोई अग्नि हो गया, कोई वरुणा हो गया, कोई पुष्ण हो गया, ठीक है, रुद्रा हो गया, तो इन सब की वो पूजा करते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इसमें मतलब इंडियन फिलोसफी के बारे में है, तो इसमें मैंने मतलब षड दर्शन का भी जिक्र किया था। तो इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये ऑप्शन है मीमांसा एंड वेदांता। अब मीमांसा क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। इससे हमारे को उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का पता लगता है। ठीक है, अगर मैं मीमांसा की बात करता हूँ, मीमांसा इज नॉट अनडाउटेडली द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। इससे हमारे को उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का पता लगता है। अब ये जो उत्तर मीमांसा है, ये किसने propound किया था? व्यास ऋषि ने। ये व्यास ऋषि ने propound किया था, जबकि पूर्व मीमांसा was propounded by जैमिनी। ये जैमिनी ऋषि ने इसको propound किया था। और जबकि जो वेदांता है, इट इज द पार्ट ऑफ उपनिषद्स। उपनिषद्स को ही हम क्या कह देते हैं? वेदांता कह देते हैं। बी है इसमें न्याय एंड विशेषिका। अब ये दोनों भी क्या है? दे आर द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। न्याय दर्शन के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा हुआ है और विशेषिका दर्शन के बारे में भी। न्याय जो दर्शन है, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय गौतम मुनि। गौतम मुनि। और जो विशेषिका दर्शन है, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कनाद ऋषि। इसको कनाद ऋषि ने क्या किया था? प्रोपाउंड किया था। ठीक है, अब जो ये विशेषिका दर्शन है, इसमें हमारे को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है। और न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में हमारे को किसका पता लगता है? इसमें हमारे को रियलिटी, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का पता लगता है। आगे इसमें आपका ये जो ऊपर वाले पार्ट है, चाहे मैं मीमांसा और वेदांता की बात करूं, उपनिषद की बात करूं, दे आर अनडाउटेडली द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। न्याय एंड विशेषिका दर्शन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? लोकायता एंड कपालिका। अब लोकायता क्या है? लोकायता एक तरह का मतलब कंसेप्ट है विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय चारवाक। चारवाक ने इसको प्रोपाउंड किया था। और ये मतलब क्या करता है? इट कंडेम्ड। ये किस चीज को कंडेम करता है? कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, एंड कर्मा थ्योरी। इन दोनों चीजों को ये कंडेम करता है। ठीक है, कपालिका क्या है? कपालिका है आपका जैसे नॉन पौराणिक कंसेप्ट है। ये नॉन पौराणिक कंसेप्ट ऑफ शैविज्म। ये आपका शिव जी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कुछ एक लोग क्या करते हैं, एनिमल या इसकी मतलब ह्यूमन की जो स्कल है उसको भी यूज़ करते हैं, है ना। कई ऋषि लोग इस तरीके के आपको मिलेंगे, उनको हम कपालिका कहते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है, ये बाद में इवॉल्व हुआ है। फिर हमारे को पता लगता है इसमें जो डी ऑप्शन है, सांख्य एंड योगा दर्शन। तो सांख्य और योगा दर्शन के बारे में सिर्फ आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, जो सांख्य दर्शन था, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि। इसको कपिल मुनि ने प्रोपाउंड किया था। एंड इट डील्स विद पुरुषा एंड प्रकृति। जबकि जो योगा दर्शन है, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय पतंजलि। इसको पतंजलि ने प्रोपाउंड किया था। और ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ये आ जाता है, रिलीज ऑफ पुरुषा फ्रॉम प्रकृति। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन सा इसमें जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसका पार्ट नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि सी वाला नहीं है, यानी कि लोकायता एंड कपालिका वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन ये है कि जो सत्यमेव जयते है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, उसका जो कंसेप्ट है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कथा उपनिषद। अब जो कथा उपनिषद है
इसके बारे में आपको पता नहीं, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये किससे रिलेटेड है? डेथ से, कंसेप्ट ऑफ डेथ, कंसेप्ट ऑफ डेथ से रिलेटेड है। और इसमें मतलब क्या दिया हुआ है? डायलॉग ऑफ यमा एंड नचिकेता। इसमें यम और जो नचिकेत है उसके बीच एक विवाद बताया गया है, जो किससे रिलेटेड है? मृत्यु से। और बी ऑप्शन क्या है? इट डील्स विद छंदोग्य उपनिषदास। अब क्वेश्चन आपका जो छंदोग्य उपनिषद से रिलेटेड आता है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है फर्स्ट मेंशन ऑफ 4 आश्रम्स। 4 आश्रम्स। अब 4 आश्रम्स में इसमें क्या क्या आएगा? जैसे आपका ब्रह्मचर्य हो गया, दूसरा इसमें गृहस्था हो गया, गृहस्था हो गया, फिर आपके इसमें वानप्रस्था हो गया, और लास्ट हो गया संन्यास। तो ये जो चारों आश्रम हैं, इनका फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन किसमें हमारे को मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और फिर आपको जो सी ऑप्शन है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका है जैसे ड्यूटीज एंड ओरिजिन ऑफ किंग से। और जबकि जो मुंडक उपनिषद है, तो इसमें मतलब काय के बारे में बताया गया है? मनुष्यों की सद्भावना के बारे में, है ना, अच्छी बातों के बारे में। ये वाला जो सत्यमेव जयते वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, ये किसमें मेंशन किया गया है? इसी में, मुंडक उपनिषद में। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी वाला है, यानी कि मुंडक उपनिषद। मतलब मैं कह सकता हूँ सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है हमारे पास, चैत्रा, वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शाका एरा, corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days। तो ये 2014 में आई है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें मतलब आपका जो शाका एरा पे बेस्ड जो कैलेंडर है, उसमें पूछा गया है जो चैत्रा जो आपका मंथ होता है वो आपका कब से शुरू होता है? तो ये होता है आपका, इसमें जो राइट आंसर है मैं सीधा ही बता देता हूँ, वो आपका 22 मार्च को आपका वो शुरू हो जाता है, या 21 मार्च को वो शुरू होता है। तो ये वाले नीचे वाले भी दिए गए, जैसे 15 मई और 16 मई है, ये इसमें ऑप्शन में नहीं आएगा। 31 मार्च ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, और 21 अप्रैल और 20 अप्रैल ये भी इसका आंसर नहीं है। शाका एरा के बारे में थोड़ा सा हमारे को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय कनिष्का। कनिष्का ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और कब किया था? 79 AD में किया था। क्योंकि उसने क्या किया था? एक शाका रूलर था जिसका नाम चस्ताना था, तो चस्ताना को डिफीट किया था। उस शाका रूलर को डिफीट करने की कमेमोरेशन में उसने क्या किया था? इस शाका एरा को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको फर्दर क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया था। तो इसमें आपका ये वाला ए ऑप्शन आएगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया गया है? द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कि भाई आपका इसमें ये बोला गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको क्रिएटेड और मेंटेन्ड, बनाए मतलब किसने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन है यूनिवर्स को बनाने में, अगर हम जैनिज्म की मैं बात करूं, तो अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, या उसको मैं बुद्धिज़्म से रिलेट करता हूं, तो जैनिज्म वाले ये कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उसको ना तो किसी ने बनाया है, ना ही वो ख़त्म होगी, वो जैसी थी वैसी ही रहेगी। उसमें मतलब क्या था? जैनिज्म में ये भी एक कंसेप्ट है कि इसमें गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। गॉड वाला जो कंसेप्ट है इसको बिल्कुल इसमें नकार दिया गया था। तो इसमें लेकिन आपने ऑप्शन में से आंसर देना है। ए ऑप्शन है यूनिवर्सल लॉ, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि आपका सार्वभौमिक जो सच्चाई है उसकी बात की गई है। सी ऑप्शन है यूनिवर्सल फेथ, ठीक है, विश्वास की बात की गई है,
सार्वभौमिक विश्वास। फिर डी वाला क्या है, यूनिवर्सल सोल। इसमें आपका जो सही आंसर है दैट इज आपका ई ऑप्शन, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका और भी कई जगह आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जैसे एलाइड सर्विसेज हो गई, आपका हिमाचल का जैसे स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ओवरऑल इससे हमारे को ये पता लगता है कि जो जैन लोग थे वो गॉड में विश्वास नहीं करते थे, वो एक यूनिवर्सल लॉ को मानते थे कि भाई प्रकृति बनी है तो बनी हुई है ना, उसमें गॉड की कोई भूमिका नहीं है। और जो प्रकृति है, नेचर है, यूनिवर्स है, उसको मतलब ना तो कोई बना सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही आपका क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें हमने ये देखना है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो कॉमन थी। अब इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इसमें दिया गया है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। अब ये जो आपका पेनेंस एंड एंजॉयमेंट वाला जो कंसेप्ट है, ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं जैनिज्म की बात करता हूँ, जैनिज्म में क्या था कि उसमें जो पेनेंस है, पेनेंस का मतलब क्या हो गया, कठोर तपस्या। कठोर तपस्या के ऊपर क्या था, वहाँ पे ज़्यादा बल दिया गया था। जबकि अगर मैं बुद्धिज्म की बात करता हूँ, बुद्धिज्म वालों ने यानी कि लॉर्ड बुद्धा ने ये कहा कि अगर भाई आप सैल्वेशन अटेन करना चाहते हो, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको जंगलों में जाकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हाउस होल्ड की लाइफ को जीते हुए भी क्या कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो ये वाली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, अब ये तो आपका सही नहीं लगता है ना, क्योंकि ये चीज़ आपका जैनिज्म में थी, बुद्धिज्म में आपका नहीं थी। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। अब अथॉरिटी ऑफ वेदास को दोनों ने क्या किया था, मतलब नकार दिया था। वो चाहे हम वेदास की बात करें या हिंदू रिचुअल्स की बात करें, है ना, कस्टम्स की बात करें, तो उसकी दोनों ने, बुद्धिज्म या जैनिज्म दोनों ने क्या थी, आलोचना की थी। और भारत में उनकी जो इमर्जेंस का जो मेन कॉज था वो भी यही था। उन्होंने एक मतलब ऐसा कंसेप्ट लाया था, उसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं थी, अमीर गरीब वाली बात नहीं थी। उनके मठों में कोई भी आदमी बिना किसी डिफरेंसेस के जा सकता था, बिना किसी आपका कोई कास्ट डिस्टिंक्शन के जा सकता था। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया था, वेदा को की आलोचना की थी। ये स्टेटमेंट सही है। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये दोनों में थी, मतलब ये वाली स्टेटमेंट कंडेम द इनडिफरेंट टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, दोनों ने ही मतलब क्या था, उसकी आलोचना की, उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। और इसके अलावा जो आपका मैंने अभी जैसे कहा रीति रिवाज वगैरह जो थे, कर्म कांड वगैरह थे, उसके प्रभाव को भी उन्होंने क्या था, नहीं माना, उसकी आलोचना की है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट है नीचे ऑप्शन में से अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें दिया गया है ए में 1 ओनली, बी में 2 and 3, और सी में 1 and 3 ओनली, और डी में दिया गया है 1, 2 and 3। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, वो है यानी कि 2 and 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्शा मुद्रा, इट सिंबलाइजेस। अब इसमें जो लॉर्ड बुद्धा है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने लॉर्ड बुद्धा की मुद्राएं भी आपको डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड बुद्धा भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो भूमि स्पर्शा का मतलब यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, वही आपका नीचे स्टेटमेंट में से आपने आंसर देना है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है, बुद्धा's कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। इसमें मतलब ये कहा गया है कि जो बुद्धा है भूमि स्पर्श करके क्या है, वो अर्थ को बुला रहा है कि भाई जो मारा है, मारा कौन था, एक तरह का वो डेमन था, एक तरह का दैत्य था, ठीक है, कि भाई मुझे उससे क्या करो कि वो मेरी मेडिटेशन में वेगन खड़ी कर रहा है, इसलिए तुम क्या करो, उससे मेरी रक्षा करो, धरती से बुद्धा आह्वान कर रहा है। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गई, ये
दूसरा है बी बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मरा। तो यहाँ पे मरा क्या कर रहा है, बुद्धा को कई तरह के प्रलोभन दे रहा है ना। तो यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा है वो अपनी चेस्टिटी को, ठीक है, प्योरिटी को मतलब, और अपने ब्रह्मचार्यों को वो क्या करना चाहता है, वो मतलब दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है। ये इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है। सी ऑप्शन है बुद्धा's रिमाइंडर ऑफ हिज फॉलोवर्स दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम द अर्थ एंड फाइनली डिजॉल्व इनटू द अर्थ एंड thus दिस लाइफ इज ट्रांजिटरी। और थर्ड स्टेटमेंट में लॉर्ड बुद्धा क्या कह रहा है अपने डिसाइपल्स को कि हमारा जो बर्थ है वो अर्थ से हुआ है और हमारा एंड भी इसी अर्थ के अंदर होगा। और इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जो लाइफ है वो ट्रांजिटरी है। तो डी ऑप्शन में क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो ए एंड बी आर करेक्ट, क्या मतलब ये दोनों आपका सही है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपका कई जगह आ चुका है, एलाइड सर्विसेज में भी आ चुका है, HCS में भी आ चुका है, दूसरे जो एग्ज़ाम्स है सेंट्रल सर्विसेज उसमें भी आ चुका है। बट इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और इसमें सही मायने में क्या था कि लॉर्ड बुद्धा का जब इनलाइटनमेंट हुआ था तो ऐसा कहती एक स्टोरी है कि कोई मरा नामक जो राक्षस था वो क्या कर रहा था कि उनकी जो मेडिटेशन है या उनका जो मतलब एक संकल्प था कि भाई वो इनलाइटेंड हो गए हैं, उसमें मतलब एक तरह से विघ्न खड़ी कर रहा था। इसलिए क्या था, लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था कि अर्थ को अपना साक्ष्य बनाया, विटनेस बनाया कि भाई अब मैं इनलाइटन हो चुका हूँ, भारी जो मतलब चीज़ें हैं वो मुझे किसी तरीके से मतलब मेरे मार्ग से हटा नहीं सकती है। तो वो इसका अभिप्राय हुआ। तो ये मतलब इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा ये बी ऑप्शन है, यानी कि बुद्धा's कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। अगर हम जैन फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसमें मतलब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मतलब सही है एक तरह से, है ना। तो इसमें आपका जो पहली स्टेटमेंट है ये वाली, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। कि भाई अगर हमने कर्मा वाले कंसेप्ट से बाहर आना है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारे को मतलब पेनेंस करनी पड़ेगी, हार्ड मतलब कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। सेकंड जो स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में मैंने जब डिफरेंस बताया था, मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि आपका जो बुद्धिज्म था वो ये बात सही है कि वो अहिंसा में विश्वास करते थे, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी आपका लाइफ होती है। लेकिन यहाँ पे जो जैनिज थे उन्होंने क्या किया था, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने किसकी बात की थी, लाइफ होने की बात की थी। तो यहाँ पे आपके एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज सोल। फिर आपका नेक्स्ट है, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो आपका जो आत्मा वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कर्मा, तो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इसमें मतलब कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इसमें आपका जैन धर्म से रिलेटेड तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, यानी कि राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। अगर हमने कर्मा को ख़त्म करना है, लॉर्ड जो महावीरा थे उन्होंने क्या किया था, अपना अधिकतर जो टाइम था वो काय में स्पेंड किया, वो जंगलों में रहे, उन्होंने वहाँ पे कठोर तपस्या की, यानी कि हार्ड पेनेंस की। तो अगर कर्मा थ्योरी से बचना है, कर्मा वाले कंसेप्ट से बचना है, तो उसके लिए हमारे को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, ये बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जितने भी आर्टिकल्स है वो चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सजीव है चाहे निर्जीव है, तो दोनों में आपका क्या होगा कि मतलब जीवन है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने इसमें जैनिज्म में देखा होगा एक संतारा सिस्टम भी होता है जिसको हम स्लेकिनी भी कहते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जब एंड होता है वो आपका फास्ट करते हैं या वो मेडिसिन वगैरह लेना बंद कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई अगर जैसे मेडिसिन वगैरह ले लेंगे तो उससे क्या होगा, उनके पेट के जो इंसेक्ट्स है वो मारे जाएंगे, तो उससे उनको पाप लगेगा। तो वो मतलब हर चीज़ में एक लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपका एप्लीकेबल थी वहाँ पे जैन डॉक्ट्रिन में, और कर्मा वाला जो कंसेप्ट है वो तो अनडाउटेडली इसमें था ही। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है
कि सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the others are called viharas. What is the difference between the two? अब इसमें आपका चैत्य या विहारा की बात की गई है। आपको वैसे ये चीज पता होना चाहिए कि सही मायने में आपका जो चैत्य होता है, चैत्य आपका क्या होता है, दिस इज अ प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल जहाँ की बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, आपका जो प्रेयर करते थे या डिस्कशन वगैरह करते थे। जबकि आपका जो विहाराज है, विहाराज इनको हम मठाज भी कहते हैं, मनास्ट्रीज। विहाराज क्या हो गया, रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध भिक्षुओं का जो रेजिडेंस है उसको हम विहारा कहते हैं। एक होता है हमारे पास स्तूपा, ये मैंने कल्चर वाले पार्ट में भी आपको डिस्कस किया था। स्तूपा क्या होता है, बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल जिसमें कि आपका जो बौद्ध है, बुद्ध है या जो दूसरे जो बोधिसत्व थे उनके अवशेष रखे जाते थे। तो अब लेकिन आपका यहाँ इनमें तीनों से आप बता सकते हो कि भाई आपका डिफरेंस क्या है। पहला इसमें आपका जो मैंने बताया है, विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। अब ये तो गलत है स्टेटमेंट, उल्टी हो गई, ये ऑप्शन आपका नहीं है। फिर दूसरा आपका क्या हो गया, बी। बी में क्या दिया गया है कि चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। अब ये वाली स्टेटमेंट आपका क्या है, ये सही लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेयर हॉल यहाँ पे बताया है चैत्य को। नीचे है चैत्य इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव्स वाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट। ये गलत है, विहारा तो आपका क्या है, रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क है। नेक्स्ट है देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। ये भी गलत है स्टेटमेंट। आपके इसमें जो सही ऑप्शन है इट इज आपका बी। बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है, क्योंकि जो चैत्य है दैट इज अ प्रेयर हॉल, ठीक है, या प्लेस ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ डिस्कशन, वेयर एज विहारा इज द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन सी चीज आपका निर्वाणा वाला जो कंसेप्ट है, परिकल्पना है, उसके बारे में बता रहा है। अब इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स, यानी कि इच्छाओं की हमारे अंदर एक जो ज्वाला है उसका खात्मा। एक्सटिंक्शन उसका मतलब पूर्ण नाश हो जाना। बी ऑप्शन है द कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ, खुद का समाप्त हो जाना, क्या वो निर्वाणा है, ये इसमें पूछा गया है। सी में है अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस मतलब आपका जो आंतरिक खुशी है, और रेस्ट एक विराम वाली, एक ठहराव हमारी लाइफ में आ जाता है, वो आपका कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा है, ये इसमें बोला गया है स्टेटमेंट में। डी है अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशंस, एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे को हर चीज़ का पता लग जाता है, बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशंस, जिसको समझा नहीं जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सी स्टेटमेंट आएगी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। जब हमारी लाइफ में बिल्कुल क्या आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है, और मतलब हमारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो आपका क्या हो गया, वही आपका निर्वाणा है ना। निर्वाणा आपका किसको मतलब मिलता है मोस्टली, जैसे इनके जो बुद्धा के बाद जो आपके बोधिसत्व थे या दूसरे गुरु थे, वो जनरली आपका क्या था, इस स्टेट में आ जाते थे। हमारी लाइफ में इसको निर्वाणा को मैं मोक्षा भी कह सकता हूँ। मोक्ष हमारी लाइफ में एक ऐसा कंसेप्ट है जब क्या होता है कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, ठीक है, तो सही मायने में आपका वो निर्वाणा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। इसमें मतलब हमारे पास कुछ किंगडम्स दिए गए हैं और उनमें से कौन से लॉर्ड बुद्धा के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर इसमें अवंती देखें, अवंती की अगर मैं बात करूं,
ये आपका डायरेक्टली लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड नहीं था। और अवंती आपका मेनली कहाँ पे लाई करता है, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जबकि आपका जो कौशल स्टेट है, गंधारा जो आपका सेकंड दिया गया है गंधारा, ये भी आपका डायरेक्टली बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गंधारा में तो एटलीस्ट तो नहीं गई। ये बात सही है कि गंधारा में हमारे को क्या है, बुद्धा की बड़ी बड़ी इमेजेस मिली है ना, बामियान वगैरह में। तो फिर आपका हो गया कौशल स्टेट। कौशल स्टेट अनडाउटेडली क्या था कि लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड था, वो वहाँ गए भी थे। और मगधा में तो उन्होंने काफ़ी अपना टाइम स्पेंड किया था, है ना। राजगृह की बात अगर मैं करता हूँ, जहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो वहाँ पे भी तो उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। और वहीं पे आपका पहला जो स्तूपा है उसको भी बनाया गया था। अब लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो आपका नीचे जो आपका कोड दिए गए हैं इसमें से ही आपने आंसर देना है। तो इसमें ए में दिया गया है 1 2 3 जो कि नहीं है, बी में दिया गया 2 और 4 जो कि नहीं है, और सी में दिया गया है 3 और 4 जैसे कि मैंने ऊपर लगाया है। तो ये इसमें आपका सही आपका आंसर है। और डी में है 1 3 और 4, ये आपका गलत है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणीज ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the country's economy, which of the following statement are correct। ये 2012 में IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसके बारे में है, गिल्ड के बारे में या श्रेणीज के बारे में। अब ये गिल्ड या श्रेणीज का क्या मतलब हो गया, देखो अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया की बात, तो वहाँ पे आपका क्या होता था, एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी था। लेकिन आगे ट्रेड भी शुरू हो गया था, तो उसमें कई तरह के लोग आ गए थे, जैसे आर्टिजन्स है, कोई वीवर्स है, कोई पॉटर्स है, ठीक है, कोई आयरन स्मिथ है, ठीक है, तो इस तरीके के गोल्ड स्मिथ है, कोई फिजिशियंस है। तो उस तरह के कई तरह के जो आपका ऑक्यूपेशन लोगों ने अपनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उन्होंने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे। उनको हम गिल्ड भी कह सकते हैं, उनको हम श्रेणीज भी कह सकते हैं, है ना। बट वो गिल्ड या जो श्रेणीज है वो इन जनरल वो लोग क्यों बनाते थे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते थे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। एक तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 दी गई है, इसमें बताया गया है कि एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट and the king was the chief administrative authority on them। अब ये बात सही है कि जो जितने भी आपका जो गिल्ड होते थे वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होते थे, सेंट्रल अथॉरिटी के पास वो रजिस्टर्ड होते थे। और जो राजा होता था, राजा उनका क्या होता था, प्रमुख होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था, है ना। उनके लिए कोई भी नियम बना सकता था, बदल सकता था, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरा, द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क, उनकी जो वेतन हो गए, उनके जो काम करने के लिए जो नियम हो गए और जो उनका स्टैंडर्ड था, है ना, और जो प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, ठीक है। उनके जो वेजेज है, मतलब आपका वेतनमान की बात हो रही है, और आपका इसमें रूल्स ऑफ वर्क की बात हो रही है, ठीक है। नियम वगैरह वो खुद बनाते थे, मतलब स्टैंडर्ड भी वो खुद डिफाइन करते थे, और किसी चीज़ के जो चीज़ वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट भी। अब तीसरा, इसमें गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स। जो गिल्ड होते थे, जो ग्रुप बने हुए थे, एक समूह बना हुआ था, एक बॉडी बनी हुई थी, उनके पास एक तरह का जुडिशियल पावर भी होती थी। तो इसमें मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका कौन सी आ जाएगी, इसमें आपका स्टेटमेंट है ये आपका इसमें तीनों आपका आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी 1 2 और 3, ठीक है। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी, ये बात सही है, राजा प्रमुख होता था। ये जो नियम थे ये वो खुद बनाते थे, ठीक है। और अपने मेंबर से रिलेटेड वो कई तरह के उनको जुडिशियल पावर्स दी गई थी और डिसीजंस ले सकते थे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया गया है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया गया है कि भाई कौन कौन से उसमें वैज्ञानिक जो प्रोग्रेस थी, उन्नति हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन है 2012 में IAS में पूछा गया जा चुका है। और इसमें जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है
तो स्टेटमेंट 1 में हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक हमारे पास क्या थे, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आगे थे और उनका उपयोग होने लगा था। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक क्या था कि भारत के अंदर आपका जो प्रत्यारोपण है, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक जो ऑर्गन्स है उनका जो प्रत्यारोपण है ये वो होने लगा था। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। फिर आपका जो तीसरा वाला है द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th सेंचुरी एडी। अगर मैं एंगल्स के बारे में बात करता हूँ या एंगल्स की या कोणों की ज्या के बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में जो जानकारी है वो कब मिल गई थी हमारे को, एंशिएंट टाइम में या 5th सेंचुरी एडी में मिल गई थी। ठीक है, आप इसमें आप चाहे इसमें देखो आगे भी हमारे को पता लगता है कि भाई ये आपका जो एंगल्स वगैरह थे उसके बारे में ईडीए में काफ़ी मतलब जानकारी लोगों को थी। तो फोर्थ वाला है द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वर नोन इन द 7th सेंचुरी एडी। आपका जो वृत्त है या क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपका चतुर्भुज की बात करता हूँ, उसके बारे में भी आपका जानकारी 17th सेंचुरी एडी तक हो गई थी। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है, तो इसमें पूछा हुआ है कि भाई आपका मतलब इसमें आपका कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आपका है 1, 3 और 4, ये वाली स्टेटमेंट सही है, 2 वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। आप इसमें देखोगे श्रुता सूत्रा के बारे में मैंने बताया था, तो श्रुता संहिता में हमारे को इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि जो श्रुत था वो क्या करता था, कई तरह की उसने जो सर्जरीज है वो करी थी, उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है और उसके बारे में उसने प्रिस्क्राइब भी करा हुआ है उसमें अपनी बुक में श्रुता ने। इसके अलावा जैसे अगर हम गुप्ता एज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्ता जो सेकंड है उसके टाइम में क्या था, हस्तायुर्वेदा के बारे में लिखा गया है। तो उसमें जो एनिमल्स है उनकी जो सर्जरी या ट्रीटमेंट है उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया था। वो अनडाउटली डेवलपमेंट ही थी एक तरह की साइंटिफिकली। और इसके अलावा जैसे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने एंगल्स की बात की है, तो ये हमारे को पता लगता है कि एंशिएंट टाइम में हमारे को जैसे आर्यभट्ट था, तो आर्यभट्ट ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे डेसिमल सिस्टम हो गया, जैसे आपका प्लेस वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, और इसके अलावा जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह, और ये आपका अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसने हमारे को दी है। तो ये सारा क्या था आगे 5th, मतलब ये तो मैं किसकी बात करूँ 5th सेंचुरी BC की, बट AD तक ये सारी चीज़ें आपका क्या था इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लोगों को लोग इससे अवेयर हो गए थे, एंगल्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई थी। और आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स के बारे में भी 7th सेंचुरी AD तक हम अवेयर हो गए थे। तो इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन वो आपका 1, 3 और 4 है। तो आज हमने ये काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और कल हम और नए जो 20 सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को ऑल दी बेस्ट, गुड लक।